और बिलासपुर से इस बीच बड़ी खबर, स्कूल्स में मंत्रोच्चार के खिलाफ लगी याचिका को खारिज कर दिया गया। वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष अब्दुल सलमान रिजवी को एक बड़ा झटका। रिजवी ने शासन के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में इसे चुनौती दिए जाने के लिए याचिका लगाई थी। हाईकोर्ट के आदेश रद्द किए जाने की मांग की गई थी हाईकोर्ट से, और हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में याचिका को खारिज कर दिया है। इस पूरी जो मंत्रोच्चार की प्रक्रिया शासन की तरफ से यथावत रहेगी। हालांकि क्या इस बारे में कोर्ट की तरफ से कोई टिप्पणी की गई, क्या किसी भी तरह के आगे आने वाले समय में कोर्ट इस पर निर्णय ले सकता है? और शासन की इस आदेश के खिलाफ रिजवी ने याचिका लगाई थी, जिसे पूरी तरह से खारिज कर दिया गया। स्कूल में मंत्रोच्चार के खिलाफ याचिका लगाए जाने के विषय पर कोर्ट से एक बड़ा झटका रिजवी को मिला है। उमेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ के बात करेंगे उनसे। उमेश, चूंकि ये जो याचिका लगाई गई थी इसका कोई बहुत आधार उनके पास था नहीं, लेकिन वर्तमान समय में कोर्ट की टिप्पणियां क्या थीं और शासन का आदेश क्या है, और अभी क्या है ये पूरा मामला किस स्तर पर है, क्या कुछ इसकी अभी पेचीदगियां हैं? देखिए, राज्य सरकार ने 12 जून 2026 को एक सर्कुलर जारी करता है और सभी शासकीय जो स्कूल्स है वहाँ पर मंत्र उपचार करने के निर्देश जारी करता है, और इसी निर्देश को जो है हाईकोर्ट में चुनौती दी जाती है। वक्फ बोर्ड के जो पूर्व अध्यक्ष है सलाम रिजवी, उनके वकील के द्वारा डॉक्टर आमिर खान के द्वारा याचिका लगाई गई थी। आज इस पूरे मामले पर राज्य सरकार और याचिकाकर्ता के वकील जो है वो वहाँ पर मौजूद थे। कोर्ट ने सीधे तौर पर इस याचिका को खारिज कर दिया है, पर क्या कहते हुए कहा है और क्या क्या दलीलें पेश की गई है कोर्ट में, हमारे साथ सीधे डॉक्टर रिजवी हैं, उनसे ही पूछते हैं क्या दलीलें दी गई आपकी तरफ से और क्या बोलकर खारिज किया गया। जी, आफ्टर कुछ टाइम की जो आर्गुमेंट हुई उसके बाद में सरकारी वकील का कहना ये था कि इस ऑर्डर का इम्प्लीमेंटेशन कहीं पे भी अभी चालू नहीं किया गया है, और जिस पे जज साहब का ऑब्जर्वेशन ये आया है कि आप कहीं पे भी ऐसा पाते हैं कि ये मंत्रोच्चार करना ज़बरदस्ती किसी से कराया जा रहा है तो आप हमारे पास में दोबारा आ सकते हैं। तो एक प्रकार से हमें लिबर्टी मिली है। इसके अलावा आर्गुमेंट के दौरान जज साहब का ऑब्जर्वेशन ये आया है कि जो बच्चे मंत्रोच्चार करना चाहते हैं वो करेंगे, और जो नहीं करना चाहते हैं उनको ज़बरदस्ती नहीं कराया जा सकता, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल के खिलाफ है। तो जो बच्चे नहीं करना चाहते हैं वो नहीं करेंगे, जो करना चाहते हैं वो करेंगे, उनको स्वतंत्रता दी गई है। वेरी पर्पस हमारे केस फाइलिंग का यही था कि किसी को आप बाध्य नहीं कर सकते। जज साहब ने उस चीज़ को माना है, इसके लिए मैं बहुत अनुच्छेद 28 का क्या कहता है? अनुच्छेद 28 ये कहता है कि किसी भी स्टेट गवर्नमेंट से फंडेड जो स्कूल होते हैं उसमें कोई भी रिलीजियस एक्टिविटी आप नहीं कंडक्ट करा सकते, ये वर्जित किया गया है। जी, पर कोर्ट ने तो ये भी कहा है कि जो राज्य सरकार के वकील वहां पर मौजूद थे उन्होंने अपनी दलील में कहा कि अभी ये सर्कुलर जारी जरूर किया गया था लेकिन इसे लागू नहीं किया गया। लागू नहीं किया गया है। इसी स्टेज पे इस पिटीशन को खारिज किया गया है, ये कहते हुए कि अगर ऐसा कुछ पाया जाता है होते हुए तो आप हमारे पास दोबारा आ सकते हैं उसके प्रूफ के साथ में। यानी कि आपको लिबर्टी मिली हुई? लिबर्टी मिली हुई है, एग्जैक्टली। राज्य सरकार और जो याचिकाकर्ता के वकील दोनों की दलीलों को सुनने के बाद जो हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है कहीं न, और वहीं जो है याचिकाकर्ता को एक लिबर्टी भी दी गई है कि अगर कहीं इस तरीके की बात निकल कर सामने आती है, ये पाया जाता है तो वो फिर से कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। तो कहा जा सकता है कि उमेश, इसमें सवाल अब शासन से भी बनता है कि फिर शासन की तरफ से वो आदेश क्यों जारी किया गया, वो क्या इसके पीछे का ध्येय? यदि वो शासन स्कूल्स में लागू नहीं हो रहा है और उसे लागू नहीं किया जा सकता है, या फिर किसी भी परिस्थिति में अब तक लागू हुआ नहीं है, तो फिर इस आदेश का क्या औचित्य रह जाता है? इस पर बात करेंगे हम आगे आपसे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और इस बीच रायपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड की सभी समितियां प्रमाणित वक्फ की संपत्तियों से जल्द कब्जों को हटाया जाएगा। 2006 समितियों को लेकर 5000 करोड़ की संपत्ति वैध बताई गई है, और वक्फ संपत्तियों की संख्या में छत्तीसगढ़ इस वक्त टॉप पर है। केंद्र ने किसी संपत्ति पर नहीं किया आपत्ति। अवैध कब्जे हटाए जाने का अभियान अब शुरू किया जाएगा। मिल रही जानकारी के अनुसार वक्फ बोर्ड की समितियां प्रमाणित हो चुकी हैं और वक्फ की संपत्तियों से जो अवैध कब्जे हैं उन्हें हटाए जाने की तैयारी चल रही है। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में अग्रणी राज्य बनते जा रहा है, और पारदर्शिता, हर बैंक खाते मस्जिदों के होना कंपलसरी कर दिया गया है। जो भी भुगतान करना आपको चेक के द्वारा करना है, ऐसा अनेक है। बात रही अतिक्रमण की,
तो छत्तीसगढ़ में 2605 प्रॉपर्टी भारत सरकार अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा जो पोर्टल में रजिस्टर्ड किया गया था वो सर्वमान्य माना गया है। क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने एक अपना नियम बना लिया था कि मुतवल्ली के द्वारा समस्त प्रॉपर्टी पंजीयन किया जाए और समस्त दस्तावेजों के साथ। तो छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने समस्त दस्तावेज के साथ भारत सरकार के जो पोर्टल बना था उसमें रजिस्ट्रेशन कराई और उसके कारण अग्रणी राज्य बन गया है। विश्ववरण शुक्ला इस वक्त हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए हैं। विश्ववरण, छत्तीसगढ़ इस वक्त टॉप पर है जो संपत्तियां हैं वक्फ बोर्ड की, उनके हिसाब से अवैध कब्जों को लेकर के कोई प्रक्रिया की बात कही जा रही थी, क्या है डिटेल्स अपने पास? जी आशीष, बिल्कुल पूरे देश में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को ऑनलाइन डिजिटलाइज करने के लिए आपको बता दें कि उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया गया था और इसके बाद 30 जून तक ये पूरी प्रक्रिया चलती थी और उसके बाद अब केंद्र सरकार ने एक सूची जारी की है जिसमें छत्तीसगढ़ टॉप पर है। करीब 2000 से ज़्यादा संपत्तियों को यहाँ जो है ऑनलाइन जो है रिकॉर्ड दर्ज किया गया है और किसी भी संपत्ति के ऑनलाइन डिजिटलीकरण पर आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं की है। दूसरे नंबर पे असम है जहां करीब 1600 संपत्तियां की जानकारी दर्ज की गई है और तीसरे नंबर पर दिल्ली आता है जो 1000 संपत्तियों की जो है जानकारी उन्होंने जो है अपलोड की है। और इस बीच एक बड़ी खबर भोपाल से, दतिया उपचुनाव से जुड़ा एक बड़ा ऐलान आपको बता दें। मिल रही जानकारी के अनुसार राजेंद्र भारती को सजा के बाद ये सीट खाली हुई थी। चुनाव आयोग ने तारीख का ऐलान कर दिया, 3 अगस्त को वोटों की गिनती होगी जबकि 30 जुलाई को वोटिंग की प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी। मिल रही जानकारी के अनुसार भोपाल से आ रही एक बड़ी खबर, दतिया उपचुनाव को लेकर एक बड़ा ऐलान किया गया। राजेंद्र भारती को सजा का ऐलान होने के बाद यह सीट खाली हुई थी। चुनाव आयोग ने 30 जुलाई तारीख तय की है इस उपचुनाव की वोटिंग के लिए और साथ ही साथ 3 अगस्त को वोटों की गिनती होगी। परीक्षा माफ कीजिएगा, वोटिंग के परिणाम आएंगे और राजेंद्र भारती को सजा के ऐलान के बाद ये सीट खाली हुई थी। दतिया उपचुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें, दतिया उपचुनाव के लिए वोटिंग की और वोटों की गिनती दोनों ही के लिए तारीखों का ऐलान हो चुका है। 30 जुलाई यानी इसी महीने की 30 तारीख को पहले वोट डाले जाएंगे, फिर 3 तारीख यानी 3 अगस्त को वोटों की गिनती होगी और परीक्षा या जो वोट है एक तरह से परीक्षा तो ये होगी ही उन कैंडिडेट्स के लिए जो इस पर उपचुनाव लड़ेंगे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के या निर्दलीय या कोई अन्य रहे हों। लेकिन अभी फिलहाल चुनाव आयोग की तरफ से की गई तारीखों के ऐलान की यदि बात करें तो 30 जुलाई को वोट डाले जाएंगे जबकि 3 अगस्त को वोटों की गिनती की जाएगी और इस चुनाव का परिणाम जारी किया जाएगा। आपको बता दें कि राजेंद्र भारती को सजा के ऐलान के बाद ये सीट खाली हुई थी। इस बीच एक बड़ी खबर भोपाल से आ रही जानकारी के अनुसार 30 जुलाई को वोटिंग की प्रक्रिया होगी। दतिया पर बाई इलेक्शन या उपचुनाव जो भी आप इसे कहें, इस पूरी प्रक्रिया को लेकर के चुनाव आयोग की तरफ से मिल रही जानकारी के अनुसार राजेंद्र भारती की सजा के ऐलान के बाद दतिया में सीट खाली हो गई थी और उपचुनाव के लिए 30 जुलाई को वोट डाले जाएंगे। तो वोटों की गिनती 3 अगस्त को होगी और संभव है 3 अगस्त को ही परिणाम भी इसके जारी कर दिए जाएं। मिल रही जानकारी के अनुसार भोपाल से इस वक्त की एक बड़ी खबर, चुनाव आयोग की तरफ से कर दिया गया है तारीखों का ऐलान। शिवकांत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवकांत, दतिया में बाय इलेक्शन की घोषणा कर दी गई चुनाव आयोग की तरफ से, क्या कुछ है प्रक्रिया और क्या है डिटेल्स अपने पास? जी आशीष, अभी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कह सकते हैं मध्य प्रदेश के लिहाज से दतिया उपचुनाव की घोषणा कर दी गई है और 30 जुलाई को वोट डाले जाएंगे, जिसके बाद जो है लगातार कांग्रेस हालांकि इस चीज का कोशिश कर रही थी कि उपचुनाव ना हो और राजेंद्र भारती जो जिनका बैंक में तथाकथित तौर पे सजा मिलने के बाद 2 साल से ज्यादा सजा हुई थी और सीट खाली हुई थी और वो लगातार हाई कोर्ट जा रहे थे, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे थे, लेकिन उनको राहत नहीं मिली। जिसके बाद अब आज जो है उपचुनाव की घोषणा कर दी गई है, जिसके बाद अब 30 तारीख को जो है वोट डाले जाएंगे और अब देखना होगा कि कांग्रेस की ओर से कौन प्रत्याशी होगी, क्योंकि बाई इलेक्शन में अब उनको जाना ही पड़ेगा, जिसका वो कोशिश कर रहे थे कि ना जाना पड़े। वहीं दूसरी ओर बीजेपी की ओर से भी अब कयास लगाए जा रहे थे कि एक बार बीजेपी फिर से नरोत्तम मिश्रा को मैदान में उतार सकती है, क्योंकि जो है राजेंद्र भारती ने नरोत्तम मिश्रा को, जो कि बीजेपी के कद्दावर नेता थे, उनको चुनाव हराकर चुनाव जीता था और तब से ही लगातार टसन चल रही थी और गाहे बगाहे एक दूसरे के बयान सामने आते थे और
लगता था कि वो चुनाव जब होगा तो तभी से अनुमान लगाया जा रहा था कि नरोत्तम मिश्रा को बीजेपी मौका दे सकती है। वहीं दूसरी ओर अगर राजेंद्र भारती की ओर से देखा जाए तो राजेंद्र भारती अब चुनाव तो लड़ने से रहे, वो एलिजिबल ही नहीं है। अब उनकी जगह पे कांग्रेस किसको मैदान में उतारती है। हालांकि कुछ देर पहले एक तस्वीर सामने निकल कर आई थी, राहुल गांधी से मुलाकात करी थी राजेंद्र भारती के बेटे ने। तो अब ये माना जा सकता है, अभी फिलहाल जो अनुमान है, कयास लगाए जा रहे हैं कि राजेंद्र भारती नरोत्तम मिश्रा के सामने उनके बेटे को मैदान में उतार सकते हैं। मुकाबला बहुत दिलचस्प होने वाला है और 6 जुलाई को इसका पूरा नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। 30 जुलाई को वोटिंग होगी और उसके 4 दिन बाद ही आपको दतिया उपचुनाव का नया जो है विधायक मिलेगा। और कौन होगा ये बड़ी देखने वाली बात होगी। तब से ही लगातार बयानबाजी चल रही थी और राजेंद्र भारती को घेरने में बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ती थी। उन पर आरोप लगा था और फिर लगातार सुनवाई भी हुई थी कोर्ट में, और कोर्ट ने सुनवाई के बाद उनको राजेंद्र भारती को सजा दी थी 2 साल की। एक बैंक के एफडी से जुड़ा पूरा मामला था, 10 लाख की एफडी से उनकी मां के नाम जो एफडी थी उसमें कथित तौर पे जो है आरोप लगा थे कि उन्होंने गलत तरीके से एफडी को ली है और उसको मैच्योर करवाया, और उसके बाद ये पूरा मामला कोर्ट में गया था। कोर्ट में जाने के बाद उनको सजा सुनाई गई थी। तो अब ये है कि जब जनता के बीच में जाएंगे, इलेक्शन होगा, तो मुद्दा क्या रहेगा, बीजेपी किस तरफ से इस मुद्दे को भुनाएगी। क्या राजेंद्र भारती पर करप्शन का, भ्रष्टाचार का, एफडी घोटाले को लेकर, आरोप को लेकर मैदान में जाएगी, या जो 2.5 साल हालांकि शिवकांत, जो कैंडिडेट्स को लेकर आप जिक्र कर रहे हैं, नरोत्तम मिश्रा का आपने नाम लिया बीजेपी की तरफ से, और कांग्रेस की तरफ से भारती के बेटे शायद चुनाव लड़, तो ये जब तक पूरी तरह से पुख्ता नहीं हो जाता कि बीजेपी का कैंडिडेट कौन होगा और कांग्रेस का कैंडिडेट कौन होगा, इस पर आप जरूर डिटेल्स जुटाने का प्रयास कीजिएगा। आगे हम फिर जानकारी लेने के लिए फिर हम लौटेंगे। फिलहाल चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया, ये एक बड़ा अपडेट है। बहुत शुक्रिया आपका। और बढ़ते हैं आगे। अब आपको बता दें कि जगदलपुर से दबंगई की जो तस्वीरें सामने आई हैं,